आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौर्यकालीन शिक्षा व्यवस्था पर। उस समय की शिक्षा किस प्रकार की थी और कौन कौन महत्वपूर्ण शिक्षण केंद्र हमारे पूरे भारत में कार्य कर रहे थे। और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस विषय वस्तु पर गंभीर अपने शोध को आप सबों के बीच लाएंगे गुरुजी। तो मैं निवेदन करूंगा कि गुरुजी से इस विषय पर अपने विचार हमें दें। सभी लोगों को नमस्कार। ऐसा है कि इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और इसका मूल्यांकन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी भी समाज को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग कर देना हो या उस समाज को पशु के समान बना देना हो तो उसका इतिहास मिटा दिया जाए और इतिहास बोध से वंचित समाज अपने मानवीय मूल्यों को खो देता है। और हम अपनी मूल बात पर आ रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों का जब भारत पर शासन स्थापित हुआ और उन लोगों ने यहाँ की प्राचीन सभ्यता की खोज करने का चिंतन शुरू किया, तब उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि भारत में इस्लाम के आगमन के पहले का सभ्यता का नामो निशान नहीं था। अंग्रेज लोगों ने विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों की मदद से मौर्यकालीन सभ्यता को खोज निकाला। इटालियन यात्री मार्को पोलो जब भारत से यूरोप पहुंचा, मंगोलिया होते हुए यूरोप पहुंचा, तो वहां इस बात का बहुत प्रचार हुआ कि बुद्ध नाम का कोई धर्मगुरु भारत में रहता था। यह बात मार्को पोलो से वहां के लोगों को पता चली और चंद्रगुप्त मौर्य का भी नामो निशान नहीं था भारत में। विलियम जोन्स नाम के बहुत बड़े विद्वान और ब्रिटिश काल के सुप्रीम कोर्ट के जज, इन्होंने यूनान के प्राचीन ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा। जेम्स प्रिंसेप जैसे मुद्रा शास्त्री विद्वान और इतिहासकार ने सम्राट अशोक को श्रीलंका से खोजा। आज एक भारत नहीं, विश्व की बहुत के बड़े व्यक्तित्व हैं, लेकिन जरा सोचिए कि किस प्रकार से नामो निशान मिटा दिया गया था कि भारत का जनमानस इन्हें भूल गया था। वो तो अंग्रेज लोगों की कृपा दृष्टि, हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को कि उन लोगों ने हमारे गौरवशाली इतिहास को खोजकर हमें सौंपा। हाँ, और जब अशोक के अभिलेखों का वाचन प्रारंभ हुआ तो उन अभिलेखों के वाचन से यह जानकारी मिली कि ब्रिटिश काल में जितने पढ़े लिखे लोग हैं उससे भी अधिक पढ़ी लिखी जनता मौर्य काल में थी। इस बात से भी मौर्यकालीन शिक्षा के स्तर को समझा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख पूरे साम्राज्य में सर्वत्र पाए गए और अशोक अपनी प्रजा से इन अभिलेखों को पढ़ने का अनुरोध भी करता है। जरूर उसकी प्रजा पढ़ी लिखी रही होगी, तभी तो सम्राट अनुरोध कर रहा है। यदि जनता अशिक्षित रहती तो धर्म, कला, इतिहास और संस्कृति के अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने ये संदेश किसके लिए लिखवाए थे? सम्राट अशोक के समय पूरे साम्राज्य में प्राथमिक पाठशाला के शिक्षा के स्तर से लेकर महाविहार का स्तर, जिस महाविहार का दूसरा शब्द आज विश्वविद्यालय हम कहते हैं, स्तर तक के शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। और उस समय बालक और बालिकाओं को बिना भेद किए शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हुए थे।
शिक्षा का जो मूल आदर्श था वह बहुत ऊंचा था। शिक्षा का मूल आदर्श था मुक्त अवस्था को प्राप्त करना, जो आज नहीं है। आज तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अर्थ के चारों तरफ घूम रही है कि किस प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण करके और कुछ विषयों का अध्ययन करके धन का उपार्जन करें। लेकिन उस समय धन के उपार्जन के साथ साथ वह शिक्षा लोगों को दी जाती थी, सभी लोगों को, जिससे लोग राग और द्वेष से मुक्त अवस्था को प्राप्त हों। और सैकड़ों शिल्प कलाओं और विज्ञान और दर्शन के साथ ही सैन्य शिक्षा भी बालक बालिकाओं सबके लिए अनिवार्य थी। और यह शिक्षा प्राथमिक पाठशाला के स्तर से महाविहार के स्तर तक दी जाती थी, जो मनुष्यों को राग और द्वेष से मुक्त कर दे। आज वर्तमान समय में भी कहीं कहीं शिक्षण केंद्रों के मुख्य द्वार पर ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है, इष्टा विद्या विमुक्तये, अर्थात वह शिक्षा जो मनुष्य को दुखों से मुक्त कर दे। आज भाषा व लिपि का बदलाव हो चुका है, लेकिन आदर्श वही हैं जो मौर्य काल में थे। अशोक के समय बहुत से महाविहार, मध्य पाठशालाएं, प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण हुआ था। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी। शिक्षा के केंद्रों ने ही भारत को विश्व गुरु और धम्म विजेता बनाया। उस समय के संपूर्ण लोगों के दिलों को जीता। अशोक ने जितने भी महाविहार बनवाए थे, इनके निर्माण का श्रेय कट्टरपंथी लेखकों ने दूसरे राजाओं को दे दिया। अशोक ने अपने समय में 32 विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया था। केवल अपने साम्राज्य में ही निर्माण कार्य नहीं कराया था, बल्कि मिस्र में भी महाविहार बनवाए थे, यूनान में बनवाए थे, चीन में बनवाए थे। उस समय के ज्ञात संसार में जितने महाविहार, विश्वविद्यालय उसके साम्राज्य के अंदर थे, उससे थोड़ा सा ही कम दूसरे राजाओं के राज्य में भी शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था किया था, चिकित्सालयों की व्यवस्था किया था। तो ये स्थिति थी। हमारे पूर्वजों की महान विरासत आज मिटाई जा रही है, और जो मिटाने वाले लोग हैं ये तो दोषी हैं ही, इससे ज्यादा वे लोग दोषी हैं जो पूर्वजों के वंशज हैं। ये अज्ञानता में मौन है। ये उन कट्टरपंथियों से अधिक दोषी और जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग अध्ययन करें, चेतना से लैस होकर पुरखों की महान विरासत को बचाने के लिए उद्योग करें, त्याग करें। धन्यवाद।